Hello to everyone and welcome in Enlightened Classes for Economics. Students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ डिमांड और साथ में हमने एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी डिस्कस किए थे। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई कंज्यूमर ऐसे रिएक्ट करता है कि जब किसी गुड्स के प्राइस में फॉल होता है तो वो ज़्यादा परचेज करता है। इस तरह से भी पूछ सकता है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होती है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो हमने पढ़ी है, जो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया था अबाउट द ये जो स्लोपिंग है, ये स्लोपिंग क्या शो कर रही है? इट इज़ शोपिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उस, तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। जब एक वेरिएबल डिक्रीज होता है तो जो दूसरा वेरिएबल है उसमें इंक्रीज होता है। जहाँ पर हम इनवर्स रिलेशनशिप को शो करते हैं बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो जो कर्व होता है डाउनवर्ड ही होता है। हम कह सकते हैं डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट मोर इज परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस। और इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि किस वजह से कंज्यूमर ऐसे रिएक्ट करता है कि जब प्राइसेस डाउन होते हैं किसी गुड्स के तो वो ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करता है। तो पहला रीज़न इसमें है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कंजप्शन को इंक्रीज़ करता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने में, वो डिमिनिश होती चली जाती है। मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट की या कॉन्जिक्यूटिव यूनिट की, वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूमर परचेज कर रहा है तो उसको उसका सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी की डिक्रीज होती चली जाएगी। तो उसको सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, तो उसकी मेरे को सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है तो मैं इसके लिए लेस एंड लेस प्राइस पेड। तो पहला रीज़न क्या सकते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमने ये पढ़ा है, जो कंज्यूमर की इनकम होती है जैसे जैसे वो इंक्रीज होती है उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर जो प्राइस है कमोडिटी का जब वो फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, उस कंडीशन में कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो वो रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है से वो ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड करता है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है। हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो ₹100 है और इसलिए वो जो गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है या जो वो गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है वो भी ₹100 है। नाउ अब हम सेकंड कंडीशन को स्टडी करते हैं। जब कंज्यूमर की इनकम तो 100 ही है, बट जो गुड्स के प्राइजेज हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। अब जो गुड्स पहले वो ₹100 की परचेज कर रहा था, अब वो ₹80 की परचेज कर रहा है, क्योंकि उसके प्राइजेज डिक्रीज हो गए। हम वही कंडीशन पढ़ रहे हैं ना कि भाई जब प्राइजेज डिक्रीज हो जाते हैं तो क्यों ज़्यादा गुड्स की डिमांड होती है। नाउ उसके पास जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा मनी कितनी है? 20। और एक्स्ट्रा मनी 20 होने से वो क्या करेगा? इस 20 मनी से एक्स्ट्रा गुड्स की डिमांड करता है। और जब एक्स्ट्रा गुड्स की डिमांड करेगा तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं विद अ फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेज, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपेंड्स। और इसी की वजह से जो डिमांड होती है कमोडिटी की वो एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। नाउ द थर्ड वन इज ए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। इसमें यह है कि जब दो कमोडिटीज़ हैं और वो दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक के प्लेस पे हम दूसरी अगर यूज़ करते हैं तो वो सेम सेटिस्फेक्शन देती है। इस कंडीशन में अगर उनमें से एक कमोडिटी के प्राइस कम हो जाते हैं तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लगता है।
है ना। तो जो चीप है या जो सस्ते वाली है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है मार्केट में। अब कर रहे हैं कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज ना आके कॉमोडिटी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसी के खुद के प्राइस में चेंज आ जाता है और वो डिक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन में जो क्वांटिटी डिमांडेड है कॉमोडिटी एक्स की, मतलब जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप क्या कहता है कि जब कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो उस कंडीशन में अब वो सस्ती पड़ जाएगी, तो जो ज़्यादा लोग हैं अब उसको परचेज कर पाएंगे, है ना। ज़्यादा इनकम ग्रुप, मतलब जिनका जो पहले जिनके बजट में नहीं आ रही थी अब वो उनके बजट में आ जाएगी। तो जो लोग पहले परचेज नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू देयर हाई प्राइजेज, अब वो भी परचेज कर पाएंगे, जिस वजह से उसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाती है या डिमांड एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंट यूजेस। और डिफरेंट यूजेस का मीन्स है कि कुछ गुड्स, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके सेवरल यूजेस होते हैं, मतलब जिनको एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जब इन चीज़ों के प्राइस डाउन होते हैं तो वो उनके जो सेवरल यूजेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मिल्क का हम एग्जांपल लेते हैं, दूध का मिल्क, तो ये यूज़ किया जाता है टू मेकिंग अ कर्ड, चीज़, बटर एंड मैनी अदर डिशेज। सो इफ प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूस इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजर्स। तो अगर उसका प्राइस डाउन होता है तो उसका कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर को लगेगा कि भाई अब हम इसको डिफरेंट यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये चीप हो गया, सस्ता हो गया। तो अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर मिल्क एक्सपेंड्स। तो ये रीजंस थे जो हमने डिस्कस किए अबाउट द वाई मोर ऑफ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता है वाई डज डिमांड कर स्लोप डाउन, तो उसका रीज़न भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ अब इसी लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड एक और टॉपिक है, दैट इज एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहले जब लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ पर हम एजम्पशंस को स्टडी कर रहे थे, तो मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ, दे आर रिलेटेड टू एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो पहले तो एजम्पशन और एक्सेप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेप्शंस वो चीज़ें होती है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशंस है वो यहाँ पर फेल हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शंस एज वेल। देयर आर सम कमोडिटीज हुज डिमांड एक्सपेंड्स व्हेन देयर प्राइस राइजेस। तो जब कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं मार्केट के अंदर कि उनकी डिमांड तभी राइज होती है जब उनके प्राइस राइज होते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, लेकिन द डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस कंडीशन में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप ना होके अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है बिटवीन टू वेरिएबल प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सो नाउ स्टूडेंट्स, let me discuss about the article of distinction. So now let me discuss articles of distinction. According to Professor Veblen, कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनको ये माना जाता है कि ये सोशल डिस्टिंक्शन को शो करती है। तो इन गुड्स की डिमांडेड तभी ज़्यादा होती है जब इनके प्राइजेज हाई होते हैं, जबकि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि भाई जो गुड्स की क्वांटिटी है और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, लेकिन यहाँ पर ये इसका अपोजिट है। तो इफ़ देयर प्राइसेस फॉल दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड देयर डिमांड विल श्रंक। और इसी वजह से जब इनके प्राइस लो होते हैं तो उनकी डिमांड श्रिंक कम हो जाती है। सो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे डायमंड्स हैं या विंटेज कार्स हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं। जो डायमंड है अगर उसके प्राइसेस डाउन हो जाएंगे तो फिर उसको हर एक आदमी परचेज कर सकेगा, तो वो एक आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रह जाएगा। तो डायमंड जितना कॉस्टली होता है, जितना हाई प्राइस होता है, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन इज़
गिफन गुड्स जो होते हैं ये हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं। तो हमने इन्फीरियर गुड्स के बारे में पढ़ा है कि इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट नेगेटिव के साथ साथ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा। तो अगर एज ए रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स देयर डिमांड आल्सो फॉल्स, तो जब उनके प्राइजेस फॉल होते हैं तो उनकी डिमांड भी फॉल हो जाती है। ये भी इनको हम आर्टिकल जो है डिस्टिंक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे ही रिलेटेड होते हैं। मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स में इनमें भी होते हैं गिफन गुड्स में। तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं और इनमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और साथ में जो प्राइस इफेक्ट है जिसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं वो भी नेगेटिव होता है। और इसी पैराडॉक्स को गिफन पैराडॉक्स भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द गिफन पैराडॉक्स, तो गिफन पैराडॉक्स इज रिलेटेड टू द गिफन गुड्स। और गिफन गुड्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं। एंड लास्ट वन इज इरेशनल जजमेंट। तो इरेशनल जजमेंट क्या होता है कि कभी कभी कंज्यूमर जो गुड्स की क्वालिटी है वो उसके प्राइस से रिलेट करता है। कंज्यूमर को ये लगता है कुछ गुड्स को लेके कि अगर प्राइस हाई होगा तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो इसलिए वो कैसे बिहेव करेगा कि क्वालिटी अच्छी के लिए वो ज़्यादा पेड करेगा। तो जैसे जैसे प्राइजेस इंक्रीज़ होगा या जो अवेलेबल ऑफ गुड्स हैं उनमें जो हाई प्राइस वाला गुड होगा वो उसको चूज़ करेगा, क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये है कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। और इसी वजह से यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। सो ये ज़्यादातर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कंसिडर करती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कंज्यूमर है वो इनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। और ज़्यादातर जो हाई सोसाइटीज़ के लोग हैं या हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं तो उनको ये लगता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के हैं और इसीलिए उनके लिए प्रीमियम पे करते हैं या एक्स्ट्रा पेड करते हैं। और जो डिफरेंस है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत हाई कॉस्ट पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।